আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से सेना काफी सक्रिय हो गई है। प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। बहरहाल क्या बांग्लादेश एक बार फिर अपनी किस्मत बदलने जा रहा है, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें काफी तेज है। बांग्लादेश के हालात अचानक बदल गए हैं। राजधानी ढाका में स्थिति अब काफी शांत है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि शुक्रवार दोपहर के बाद से सेना की सक्रियता अन्य दिनों की तुलना में बढ़ गई है। महत्वपूर्ण इलाकों में नई सेना तैनात की गई है। शाम से ही सेना ने ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर गश्त शुरू कर दी है। शहरवासियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है। चिटगांव, सिलहट, राजशाही, खुलना, बरसाल जैसे शहरों में भी सेना की गतिविधि कई गुना बढ़ गई है। लेकिन क्या यूनिस की सरकार को हटाकर सेना देश का भार अपने ऊपर ले सकती है? कई लोगों को इसीलिए लगता है कि कंटोनमेंट से सेना को ढाका लाया गया है। यह गतिविधि ऐसे समय में शुरू हुई है जब शेख हसीना को पद से हटाने वाले छात्र संगठन और सेना के बीच आवामी लीग को लेकर तीखी झड़प हो गई है। आर्मी चीफ वकर-उज़-ज़मान ने साफ कर दिया है कि चुनाव आवामी लीग के साथ ही होगा। छात्र नेतृत्व, खासकर नेशनल सिटीजन पार्टी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। जातीय नागरिक पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला के फेसबुक पोस्ट से मामला और भी गर्मा गया है। छात्र आंदोलन के नेता हसनत अब्दुल्ला ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि आवामी लीग पुनर्वास की कोशिश कर रही है। वर्तमान में वह छात्रों की नई पार्टी जातीय नागरिक पार्टी के दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य आयोजक है। शुक्रवार शाम को छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हसनत अब्दुल्ला नाहिद इस्लाम ने शिकायत की कि सेना राजनीति में अपना नाक घुसा रही है। भेदभाव विरोधी छात्रों की शिकायत है कि आवामी लीग मैदान में वापसी करना चाहती है। हसनत की मांग शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने की अहम भूमिका निभाने की है और भारत आवामी लीग को वापस लाने की कोशिश कर रही है। हसनत के इस फेसबुक पोस्ट से बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में भारी हंगामा शुरू हो गया है। हालांकि सेना के जनसंपर्क विभाग ने स्वीडन बेस्ड न्यूज एजेंसी नेट न्यूज को बताया कि हसनत का बयान किसी पागल आदमी का भ्रम है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर उत्साह काफी बढ़ गया है कि क्या बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक बदलाव की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आरएसएस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। विश्वविद्यालय अपने ही लोगों को सिर्फ भर्ती करवा रहे हैं। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भर्ती पर यूजीसी के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लेने की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन में यह आरोप लगाया। विपक्षी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस पार्टी के छात्र संगठनों ने सोमवार को देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे पर जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एनईपी और भर्ती और छात्र संघ की बेहाली के संबंध में यूजीसी के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लेने की मांग को लेकर है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है और सरकार इस मुद्दे पर चुप है। आरएसएस देश की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर रही है और भविष्य में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। आरएसएस के लोगों को यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्ति दी जा रही है। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर
आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। विरोध प्रदर्शन में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने हिस्सा लिया। इससे पहले डीएमके ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और नए यूजीसी नियमों को निरंकुश और संविधान विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की थी। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है, इंडिया अलायंस ने यह आरोप लगाया। कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला और तमिलनाडु पहले ही नए यूजीसी ड्राफ्ट का विरोध कर चुके हैं। बता दें कि जनवरी में ही यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में वाइस चांसलर, टीचर और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट रूल जारी किए थे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति में चांसलर को अधिक अधिकार दिया जाएगा। विरोधियों का आरोप है कि यह कार्रवाई राज्य के अधिकारों और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के विपरीत है। आमतौर पर राज्यपाल यूनिवर्सिटीज में चांसलर होता है और राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसी वजह से विपक्षी दल इस ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर भर्ती के लिए संबंधित विषय में नेट क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी में बताया गया है। वर्तमान यूजीसी गाइडलाइंस 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को उस विषय में नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और संबंधित उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आवश्यकता होती है। न्यू गाइडलाइंस में अभ्यर्थियों को पीजी के अलावा अन्य विषय में नेट करने की छूट दी गई है। साथ ही बिना नेट किए पीएचडी डिग्री वाले अभ्यर्थी सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के अनुसार अब उम्मीदवारों को किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल के शैक्षणिक अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी। अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ जिनके पास वरिष्ठ स्तर पर काम करने का 10 साल का अनुभव है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वाइस चांसलर बन सकते हैं। यूजीसी के नए ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के चांसलर द्वारा एक समिति बनाई जाएगी जो वाइस चांसलर की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 2022 से 23 वित्तीय वर्ष में 100 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति महाविद्यालयों में की गई थी। वर्तमान में 201 और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। इसके अलावा राज्य के वित्त विभाग के अतिरिक्त 200 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए मंजूरी भी दी है। साथ ही राज्य के 20 सामान्य डिग्री कॉलेजों में स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए जिम्मेदारी टीपीएससी को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा में यह जानकारी दी। থাকে যে 2024-25 অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার 41 গ্রুপ সি কর্মচারী এবং 137 যে মাল্টিটাস্কিং কর্মচারী গ্রুপ ডি জেআরবিটির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যে বিভিন্ন কলেজ এবং ইনস্টিটিউটগুলোতে আমরা নিয়োগ করেছি। রাজ্য সরকার 2022-23 অর্থবর্ষে 100 জন সহকারী অধ্যাপক রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে নিয়োগ করেছে। এছাড়াও 201 জন 201 সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। আরো 200 জন সহকারী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য অনুমোদন অর্থ দপ্তর থেকে পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে 13টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা লোকসভা। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण में नियुक्त बाहरी ठेकेदार कंपनी को जल्दबाजी में 28 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के मामले में सोमवार को विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाया। इस मामले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। उत्तर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधीन त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन कार्य करता है। टीसीए के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कानून व्यवस्था के मामलों में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। चूंकि पूरे मामले की निगरानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तहत हो रही है, इसलिए इस मामले में सीधे सरकार के हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया।
না আমার কথাটা আই আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি কি বলছি আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমাকে যদি আপনি বলেন আজকে আপনি বলে দিন যে টাকা যাতে না পেমেন্ট হয়, এটাকে আমি ইন্টারফেয়ার করতে পারি? আমি ইন্টারফেয়ার করতে পারি না, আমি পারবো এটা? কোন ক্যাপাসিটিতে আমি করতে পারবো? আমি তো ইন্টারফেয়ার একটা উনি হাইকোর্টের জাজ, তিনি কি হয়েছে না হয়েছে আমি কিছুই জানি না। এবং যদি আপনি জানতে চান আমি আলাদাভাবে আপনাকে বলতে পারবো যে এই হয়েছে, কিন্তু অফিসিয়ালি আমি কি করে বলবো? যেখানে ওখানে কোনো কেস হয়, পুলিশের কোনো বিষয় দাঁড়িয়েছে, সেখানে আমি বলতে পারবো। তারপরে আপনি যখন বলছেন আমি নিশ্চয়ই বিষয়টা আমি খবর নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, আবার না সন্দীপ বাবু, অনেক 10 মিনিট, না 10 মিনিট হয়ে গেল। কেন টিসিএ যেন এই অর্ডারের প্রেক্ষিতে এপিল করে? আমি বলতে হচ্ছে টিসিএ আপনার যিনি প্রেসিডেন্ট, ইজ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ ইউ, দ্যাটস হোয়াট আই টেল ইউ, দ্যাটস হোয়াই আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ, এন্ড ইউ পিপল আর ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি ইনভলভড উইথ দিস। আমার কথা হচ্ছে এই টিসিএ যেন এই অর্ডারের এগেইনস্টে এপিল করে এবং এটা ড্র্যাগিং করে নিয়ে এসছে, এটা ছিলেন না। আপনি বলেছেন অনেক কথা, এখন যদি মনে এখন আমাদের কি করা, গভর্নমেন্টের কি করা, আর মুখ্যমন্ত্রীর এখতিয়ার আছে তো, উনি ওনার। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में आपराधिक मामलों में सजा की दर 29% है, जबकि 2023 के मुकाबले 2024 में आपराधिक सजा की दर में 21% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में राज्य में आपराधिक मामलों में सजा की दर 29.80% है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को विधानसभा के प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस की ओर से लाए गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। राज्य क्रिमिनल केसे पानिशमेंटेर हार बृद्धि करते ट्राइब्यूनाल অফিস এবং পুলিশ কোর্টের সহায়তায় কোর্টে বিচারাধীন কেসগুলোর উপর নিরন্তর নজরদারি রাখা হয়। Sir, according to National Judicial Data Grid NJDG, criminal এবং civil 60.8% স্যার আমাদের ডিসপোজাল, এবং সুপ্রিম কোর্টে according to last today's data, Supreme Court last year, sir, out of 55,453 cases, राज्य सरकार ने प्रशासन में अपराधियों की सजा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। पिछले 3 वर्षों में आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए दोषियों की कुल संख्या 1596 की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 की तुलना में 2024 में अपराधियों की सजा में वृद्धि की दर 20% है, जबकि 2023 की तुलना में 2024 में अपराधियों की सजा की वृद्धि दर 21% है। মামলার বিচার কনভিকশন হয়েছে 650 এবং সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর সংখ্যা টোটাল যদি 22-23-24 যদি আমি ধরি 1596। এই যে পরিসংখ্যানটা আমি দিলাম তাতে করে 2022 ও 23 সনের তুলনায় 2024 সনে এই যে কনভিকশনের হার সুস্পষ্টভাবে যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা বোঝা যায়। এবং 22 সনের তুলনায় 24 সনে আমরা কনভিকশনের হার 20% এখানে বেড়েছে এবং 2023 সনের তুলনায় 2024 সনে 21% বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আপনি একটা প্রশ্ন এখানে করেছিলেন যে স্পেশাল প্রসিকিউশন সেল সম্পর্কে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এর মধ্যে যে আমাদের একটা আইন পাস হয়েছে যে প্রসিকিউশন যাতে আরো শক্ত করা যায়, যাতে করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023 এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023, যার জন্য আমাকে গুয়াহাটিতে যেতে হয়েছিল। এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার সাহেব সেখানে ছিলেন, সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেখানে আমিও এই বিষয়ে। राज्य सरकार ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पहले ही विशेष कदम उठाए हैं। राज्य में अपराधियों को
सजा दिलाने की दर में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री खुद विभिन्न जांच एजेंसियों और पुलिस प्रशासन के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गुवाहाटी में उत्तर पूर्व क्षेत्र में मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य में सजा की दर को बढ़ाने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पिछले अगस्त की भयानक बाढ़ में प्रभावित किसानों को बीमा की कोई राशि नहीं मिली है। बाढ़ में हजारों किसान पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके बावजूद इस मामले में सरकार चुप है। ऐसा सोमवार को विधानसभा में विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा। बीमा कंपनियों ने करोड़ों रुपए लिए हैं। इस मामले में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार से भी बीमा कंपनियों ने पैसे लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों ने प्रभावित किसानों को बीमा की कोई राशि नहीं दी है। इस बारे में विधानसभा में विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी ने बताया। इस पर विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी ने विधानसभा में सवाल उठाया कि राज्य और केंद्रीय सरकार आखिर क्यों चुप है। এই যে ফসল বীমা যোজনাতে এত কৃষক যে তাদের এই চিকিৎসা হল, এই গেল বিধ্বংসী বন্যা, এর আগেও হয়েছে, এতে কতজন কৃষক তার ক্লেমস পেল তার হিসাবটাও দিন। কিন্তু সেই বেলায় ডিপার্টমেন্ট ইজ টোটালি সাইলেন্ট। কিন্তু बीमा কোম্পানি, বেশিরভাগই প্রাইভেট কোম্পানি, প্রিমিয়াম হিসাবে কোটি কোটি টাকা নিয়ে গেল। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এই সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बीते शनिवार को अगरतला के जयपुर में सीपीआईएम की जनसभा में हमले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा की मांग को लेकर सोमवार को राज्य सीपीआईएम का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पास प्रतिवेदन देने गया। इस हमले में सीपीआईएम के पूर्व विधायक रतन दास और सदस्य शुभाशीष गांगुली सहित 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा। सीपीआईएम ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टीर राज्य कमिटिर सदस्य तथा पश्चिम जिला कमिटिर सम्पादक प्राक्तन एमएलए रतन दास, हमारे पार्टी राज्य कमिटिर सदस्य सुभाषिष गांगुली सह 8 जन कमरेड मारात्मकभावे आहत হয়। তাদের চিকিৎসা জিবি হাসপাতালে হয়েছে। তাদের বেটার চিকিৎসার জন্য আমরা ওনাদের বাইরে পাঠানোর জন্য চিন্তা ভাবনা করছি। এই ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের উপযুক্ত आदिवासी छात्र संगठन टीएसएफ और टीआईएसएफ द्वारा रास्ता अवरुद्ध करने के कारण एलपीजी सिलेंडर की तीव्र संकट समूचे शाबरूम उपमंडल में पैदा हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप उपमंडल के एलपीजी ग्राहकों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले गुरुवार से शाबरूम की गैस एजेंसी के गोदाम खाली हो जाने के कारण ग्राहकों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि मंगलवार से सेवा सामान्य होने की उम्मीद जताई है। शाबरूम के खुशी माता इंडियन सर्विस ऑफिस के प्रबंधक विष्णुपद भौमिक ने यह जानकारी दी।
অ্যাকচুয়ালি গ্যাসের কোনো ক্রাইসিস নেই। বিগত 3-4 দিন একটু যাতায়াতের সমস্যা ছিল, আমাদের কমিউনিকেশন প্রবলেম ছিল, গাড়ি গ্যাসের জন্য যেতে পারেনি। আজকে গেছে, যদি আজকে আগরতলা থেকে গাড়ি লোড নেয় তাহলে কালকে চলে আসবে। কতদিন ধরে এই অবস্থা চলছে? গত শুক্রবার থেকে, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এর মধ্যে শনিবার, সেকেন্ড স্যাটারডে, রোববার বন্ধ গেছে। আজকে গাড়ি গেছে আমাদের লোডের জন্য, যদি গ্যাস পায় তাহলে কালকে আমরা গ্যাস দিতে পারবো আবার। जयपुर 36 नंबर वार्ड क्षेत्र में बाढ़ निर्माण के कार्य के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से स्थान खाली करने का नोटिस मिलने पर क्षेत्र के लोग अपनी पुनर्वास की मांग को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी के पास आवेदन देने गए। 36 नंबर वार्ड क्षेत्र में कुल 19 परिवार नदी के किनारे की सरकारी खस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके लंबे समय से रह रहे हैं। वर्तमान में उस क्षेत्र में बाढ़ के तटबंध निर्माण के कार्य के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से सभी परिवारों को आगामी 27 मार्च तक स्थान खाली करने का नोटिस भेजा गया है। उच्चारण के नोटिस को प्राप्त करके वहां रहने वाले परिवारों के सदस्य सोमवार को अपने परिवार सहित रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए जिलाधिकारी के पास आवेदन देने पहुंचे। আমরা যে খাস ভূমির উপর বসবাস করতে দীর্ঘ বছর ধরে আর কি, দীর্ঘ বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করতেছি। হঠাৎ করে আমরা নোটিশ পাঠাইছে যে 10 দিনের ভিতরে আপনারা এখান থেকে যাওয়ার জন্য আর কি। তখন আমরা হঠাৎ করে কই যাবো কি আসবো, আমরা তো নিজের কোনো জায়গা জমিও নাই, বা আমরা ইনকোয়ারি করে দেখতে পারি যে আমরা কেউ জায়গা আছি, হ্যাঁ আমরা কেউ জায়গা জমা নাই, ওই সমস্যার লেগে আমরা এনে আইছি আর কি। भर्ती की कमी के कारण राज्य के विभिन्न विभागों में कई रिक्तियां हैं। विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के अभाव के कारण नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि टेक्निकल एजुकेशन में उच्च शिक्षित युवाओं को ग्रुप डी की न्यूनतम नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, जबकि राज्य में सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्तियों का संख्या पहाड़ बनता जा रहा है। इसमें अकेले पशु संसाधन विभाग में रिक्तियों की संख्या 1533 है, जिसमें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में रिक्तियों की संख्या भी 1000 के ऊपर है। ओबीसी वेलफेयर, लॉ ऑफिस और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में भी कई रिक्तियां हैं। विधानसभा में विभिन्न विभागों की ओर से दी गई सवालों के जवाब में यह जानकारी सामने आई। गैजेटेड सेक्शन में 201 वैकेंसीज है, इनमें से 138 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 63 प्रमोशन पोस्ट पर है। नॉन गैजेटेड सेक्शन में पैरावेट विंग में 488, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में 133 और इंजीनियरिंग ब्रांच में 505 पोस्ट है। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में 1009 पोस्ट खाली है। इसमें ग्रुप ए में 319 पोस्ट वेकेंट है, जबकि ग्रुप बी में 2 पोस्ट, ग्रुप सी में 348 और ग्रुप डी में 334 पोस्ट खाली है। इसमें से ग्रुप सी के प्रमोशन के लिए 219 पोस्ट खाली है। विभाग ने बताया कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के कुछ पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने विधानसभा में कहा कि भर्ती नीति में संशोधन के बाद ग्रुप सी के कुछ पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि सरकार इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध योजना नहीं बता सकी। इसके अलावा सरकार ने विधानसभा में कहा कि राज्य के 20 कॉलेजेस में कोई परमानेंट प्रिंसिपल का पोस्ट नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट में 16, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 23 और डिपार्टमेंट ऑफ ओबीसी वेलफेयर में 13 रिक्तियां है। लॉ ऑफिस में लाइब्रेरियन, हेड क्लर्क, यूडी क्लर्क, एलडी क्लर्क, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ या पियोन के पोस्ट भी खाली है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी अधिकारियों से लेकर ग्रुप सी वर्कर्स तक कई पोस्ट खाली है। लगभग यही स्थिति ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी है। वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए निश्चित समय सीमा बताना विभाग के लिए संभव नहीं है, क्योंकि रिक्त पदों को भरने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सोनामुड़ा उपमंडल के नौलछड़ विधानसभा क्षेत्र के रांगामाटिया पंचायत के वार्जन बीबी आंगनवाड़ी केंद्र के सहायक पद को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष देखा गया।
रंगामाटिया वार्डजोन बीबी आंगनवाड़ी केंद्र के सहायक के खाली पद को भरने के लिए इलाके की 3 महिलाओं ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन शिल्पी बेगम को ना नियुक्त कर 50 वर्षीय शिल्पी दास को नौकरी का ऑफर दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। गुस्साए ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लगा दिया। আসলে পঞ্চায়েতে বয়সটা তোমার 42, এসসি 42, এসসি কত 42 আর আদার মাইনরিটি যারা তারা হলো 40। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এখন এটা তো পুরো 2 নম্বর হয়েছে। এটা পদটা কি দেন, চাকরির পদটা এটা অঙ্গনাদি হেল্পার, ওয়ার্কার না হেল্পার, যে কিছু ভাগ করে। जस्टिस अरिंदम लोध को सोमवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया। विदाई समारोह में न्यायमूर्ति अरिंदम लोध के अलावा अन्य वरिष्ठ वकील, न्यायाधीश और त्रिपुरा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित थे। जस्टिस अरिंदम लोध 1988 में वकील के रूप में शामिल हुए और गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगरतला बेंच में उन्होंने अभ्यास किया। उन्होंने अपनी कानूनी यात्रा में कई बार स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, खादी एंड विलेज डेवलपमेंट कमीशन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और प्रसार भारती की प्रतिनिधित्व की। जस्टिस अरिंदम लोध त्रिपुरा के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पैनल ऑफ एडवोकेट में भी शामिल थे। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगरतला बेंच के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और सीनियर पैनल लॉयर के रूप में नियुक्त किया। मई 2018 में जस्टिस अरिंदम लोध ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अपने फेयरवेल स्पीच में जस्टिस अरिंदम लोध ने जीवन में अपने माता पिता के योगदान के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने माता पिता से नैतिक मूल्य सीखे हैं। मेरे पिता के नैतिक मूल्य और मेरे पिता के नैतिक मानसिकता ने मुझे प्रोत्साहित किया है। The moral values I learned from my parents. Everybody knows here, the senior members of the bar, they know my father, how principled he was. Sometimes uncompromising attitude, what I noticed in many matters, he was in many problems. He was leading the bar. Sometimes he never compromised. When the issue and interest of advocates are involved. So, I think this mindset of my father, these moral values and ethics of my father, invite to some extent after me. जस्टिस अरिंदम लोध को सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर सर्विसेज और टैक्स लॉज के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।